6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके, उस पर निर्णय लें। ये रहा एक विषय। जैसा मैंने कहा कि हमारे नेता ने विभिन्न, और जब मैं उनको क्यों भारत रत्न मिलना चाहिए, उस बात को जब मैं बता रहा था तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा गरीबों, वंचित समाज के, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी में उनकी चिंता थी कि भैया किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर चलें। और उस वक्त हमारे नेता एकमात्र, मुझे लगता है, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर बिहार के प्रदेश के हित में जो सही फैसले हैं वो उन्होंने लिया, उन फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। और उसी में से एक फैसला था शराबबंदी का भी। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे। उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था। इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे, या जहां जिन परिवार में पारिवारिक द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं। पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहाँ पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहाँ पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले, गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड इफेक्ट, एक इसका एक फॉर्मेट सेट होता जा रहा है कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर निधन हुआ है। पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या 2 व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय है। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए।
तो शराब मिल कैसे रही है, आप इसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें उनके अधिकारी साथ में इसके सम्मिलित हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है? आप सोचे कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस में, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भैया आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहां करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर, बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे। ऐसे समीक्षा होती है क्या? आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे क्योंकि ये लोग दोषी हैं। आप उल्टा बिहारियों के ऊपर, अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी हद आप देख लीजिए। कल जब मैं गोपालगंज गया, वहां की तस्वीरें, जो मीडिया के साथी मेरे साथ थे उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है, घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा, अगर वो इंसान होंगे तो। अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो गया इस जहरीली शराब में। अगर आप देखेंगे तो अधिकांश, एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है।
आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून के रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से अगले दिन से इन तमाम चीजों पर रोकथाम शुरू होती है। पर मैं बोल रहा हूं, जो बात मैंने कहा कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है इन तस्करों को, शराब, जहरीली शराब बनाने वालों को, अवैध शराब को यहां पर लाने वालों को इनका संरक्षण प्राप्त है। पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है शराबबंदी के नाम पर। और आज ये बोलते हैं कि भैया हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो जितने लोग बचे हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे ये लोग और उनको प्रताड़ित करेंगे। कितने लोगों को इस कानून के तहत आप जेल में आप डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को, जबकि हकीकत है कि आपको जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भैया इस समीक्षा से पहले जाइए, मिलिए पीड़ित परिवारों से और उनकी सहायता कीजिए। भाई वो भी बिहारी हैं, वो लोग कोई आतंकी नहीं है, वो लोग कोई आपकी तरह, आप जिस तरीके से सात निश्चय में आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग वो नहीं है। वो लोग कोई मजदूर है भैया, कोई गरीब परिवार से है, कोई शिक्षक है, कोई मजदूरी कर रहा है, इस परिवार से आने वाले लोग हैं। और आप उनके ऊपर उनकी मदद करना तो दूर, आज आप उनको उल्टा प्रताड़ित कर रहे हैं। तभी लिखित रूप में भी ये एक और पत्र है जो मैं साझा करूंगा थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोगों ने मांग की है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और वो इसलिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि परिवार का एक कमाऊ सदस्य गया भैया, वो परिवार सड़क पर है। हम लोग की अपनी व्यक्तिगत सीमाएं हैं। कल मैं जहां जहां पे भी गया, एक परिवार था क्या कहते हैं यहाँ पे बेतिया में एक परिवार था जहाँ पे 2 बच्चों की शादी होनी थी और अभी होनी थी शादी। एक ऐसा ही परिवार मुझे मुजफ्फरपुर में भी मिला। इन तीनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी मैं लेकर आया हूँ, उन तीनों की शादी मैं करवाऊंगा, जो खर्चा होगा वो मैं करूंगा। पर भाई मेरी भी सीमाएं हैं। जो बच्चे वहां पर मुझे दिखे, किसी का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये करवाना है, वो सब मैं करवा सकता हूँ या मैं करवाने का प्रयास करूंगा, पर मेरी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर व्यापक तौर पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार ही ले सकती है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं, भाई छोटे छोटे उन 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चों का क्या कसूर है भैया? क्या आप उनको बनने के लिए आप ठंड में आप बाहर छोड़ दें उनके घर पे ताला लगाकर? उनका क्या कसूर है भाई? उनकी जिम्मेदारी तो आप कम से कम लीजिए ना। यही तो बिहार का भविष्य है। इनको आप ऐसे आधार में छोड़ देंगे, कल को किस मानसिकता के साथ ये बड़े होंगे और क्या सोच रखेंगे अपने प्रदेश और प्रदेश के नेताओं के बारे में? तो इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और साथ ही में 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि जो तुरंत जो एक आर्थिक संकट के दौर से परिवार गुजर रहा है उसकी थोड़ी सी मदद हो सके। और साथ ही में ये मैं मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कम से कम अपने हवा महल से निकलना शुरू करें, बाहर जाएं, पीड़ितों से मिलें, जाएं जहानाबाद जाएं समस्तीपुर जाएं बेतिया जाएं, मुजफ्फरपुर जाएं, जहां पर घटनाएं घट रही हैं जाएं। भाई पटना में ही इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक जो इंडिगो में जो एक साथी हमारे काम कर रहे थे, क्या हुआ उनका? भाई उस वक्त इतना शोर हल्ला हुआ, मीडिया में हुआ, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन 4 दिन जब ये सुर्खियां चलती हैं, हाँ हम जांच करेंगे, उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर लीतापोती हो जाती है। और इसीलिए बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता है। बिहार प्रदेश में, ये मेरी नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है, कन्विक्शन रेट आप देख लीजिएगा महज 7% है, जबकि भारत के दूसरे राज्य केरला जैसे राज्यों में तो 89-90% है। 89-90% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 अपराध हुए तो उसमें से 90 लोगों को आपने दोषियों को आपने चिन्हित किया और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिहार में महज 7% है। मतलब अगर 100 अपराध हुए तो महज 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी तो मिलेगी, वो भी भगवान जाने। इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, अपने हवा महल से बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए। यही अगर चुनाव होता तो भैया पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता अभी मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, गोपालगंज में।
पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता अगर चुनाव होता। पर क्योंकि चुनाव नहीं है तो ना मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी समझा, ना इनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने जाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, अब इनको वोट की अभी जरूरत नहीं है। पर अगर यही वोट होता तो पूरी सरकार का कोई एक नुमाइंदा मुझे बताइए जो वहां पे गया। लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री नहीं तो किसी को भेज दें। कोई नहीं गया वहां पे सरकार की तरफ से, और सरकारी मदद तो पहुंचना दूर की बात है। इसीलिए अंत में यह आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता बहुत लंबे समय तक आपको मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, पर जब तक भी आप मुख्यमंत्री हैं तब तक जनता के बीच जाइए। कम से कम ये राशन को 6 महीने तक के लिए बढ़वाने का आप प्रयास करें, कार्य करें, और सुनिश्चित करें कि गरीबों को 6 महीने तक और ये राशन मिले, जो लाभार्थी हैं उनको ये मिले। और साथ ही में जहरीली शराब से जिन जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उसमें 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दें, और जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना शुरू करें। तभी अपराधियों में भी भय आएगा, अपराध में भी तभी आप अंकुश लगा पाएंगे जब आप खुद जमीन पर दिखेंगे अपने हवा महल से बाहर। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल हो तो। शराबबंदी कानून पर क्या पुनर्विचार लगता है? भाई पुनर्विचार की मैं बात नहीं करूंगा, समीक्षा जरूर मैं बात करूंगा। पुनर्विचार का तात्पर्य अगर ये हो कि भैया ये कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस कानून का समर्थन करती है कि शराबबंदी कानून होना चाहिए। और खास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर जागरूकता नहीं है, लोग अच्छे भले बुरे की परख नहीं कर पाते हैं कि भैया नशे से क्या लाभ है, क्या नुकसान आपको हो रहा है, परिवार कैसे इससे बिखरता है, या यंग पीढ़ी जो नई जनरेशन है वो इसके दुष्प्रभाव या इसके झांसे में आकर किस तरीके से अपने भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इन तमाम कारणों से जरूरी है कि सख्ती से, कहने के लिए नहीं, कागजों पर नहीं, सख्ती से शराबबंदी कानून लागू हो, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। और जो ये समीक्षा की बात कर रहे हैं कि भैया ये धरातल पर उतरा कि नहीं उतरा, ये बंद कमरे में रहकर समीक्षा नहीं होगी, मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड जाकर इसकी समीक्षा करें। भाई देखिए, जब तक बिहार में अगले चुनाव की घोषणा नहीं होती, और मैं अगले चुनाव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूं कि संभावना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। उसका भी अगर आप कारण चाहेंगे तो मैं आपको उसका भी कारण बता दूंगा कि क्यों मध्यावधि चुनाव होंगे। बट बहरहाल अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं या अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं, उसमें जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक लोक जनशक्ति पार्टी अकेले जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के विस्तार में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य पे लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग कार्य पे हम लोग लगे रहेंगे। अभी तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का दौरा विभिन्न जिलों में लगेगा, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ संगठन को मद्देनजर रखते हुए। मेरी अभी कुछ यात्राएं बाकी हैं, आशीर्वाद यात्रा के कुछ जिले छूटे हुए, उसको पूरा करने के बाद हम लोग पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे। उसके बाद रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के लगभग 250-300 गांव हम लोग ऐसे चिन्हित करेंगे जहां पर जाकर रात्रि प्रवास हम लोग का वहीं पर होगा, वहीं पर हम लोग रुकेंगे, वहीं पर रहना, खाना, सोना, उठना, वहीं पे ग्रामीणों से बातचीत करना, ताकि सही में समझ में आए कि भैया ग्रामीण, देखिए बिहार गांव में बसता है, तो जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं भैया हमने नली गली बना दी, नल जल बना दिया, जब आप गांव में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नली गली के नाम पर कितना बड़ा छल हुआ है आपके साथ, नल जल योजना के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये गांव में जाकर समझ में आता है। तो खैर हम लोग का कार्यक्रम में उसके बाद ये भी है कि रात्रि प्रवास हम लोग विभिन्न गांव में करेंगे। तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, हाँ इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। पिछले जो 2 उपचुनाव हुए 2020 की ही तर्ज पर हम लोगों ने वो दोनों उपचुनाव अकेले लड़े। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान की जनता का, तारापुर की जनता का, कि महज 10 दिन पुरानी पार्टी जिसका सिंबल नया, जिसका नाम नया, उसको आपने तीसरे नंबर की शक्ति के के साथ मैं जाऊंगा। एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं। चिराग जी, एक सवाल ये है कि एक खबर आई कि मणिपुर में आपकी पार्टी के एकमात्र विधायक थे, वो बीजेपी में चले गए या फिर बीजेपी उनको अपने पाले में ले आई। एक तो इसको नुकसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, दूसरा कि बीजेपी की तरफ से किया गया नुकसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, जिस विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो लंबे समय से पार्टी के साथ भी निष्क्रिय वो रहे थे, और चुनाव का समय है, चुनाव के समय
इस तरीके की अदला बदली आम रहती है। ये सिर्फ हम लोग के दल में ही नहीं, ये हर दल में ये रहती है। तो जहां एक उधर गया है, 3 और बाकी हैं जो कि विभिन्न दलों से मणिपुर में ही हम लोग की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। कंगना रनावत के स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता। आजादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हों, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर ये कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाए। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है और मैंने मैंने पार्लियामेंट में भी जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है, नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसका जानकार नहीं हूं कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो बयान है, ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। भाई देखिए, मैं ना ये हिंदुत्व की बहस में जाऊंगा, ना मैं इस तरीके की मैं किसी बहस में नहीं जाऊंगा और इस बहस में किसी को जाना भी नहीं चाहिए। मैं आप तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये कहीं ना दाने फेंके जाते हैं हम लोग को अपने जाल में फंसाने के। जैसे मेरे सामने बार बार दाने फेंके जाते हैं कि भैया आप भाजपा के ऊपर कमेंट क्यों नहीं करते। मैं क्यों भाजपा पे कमेंट करूं भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आज सरकार चला रहे हैं, ये नैरेटिव को भटकाने की बात होती है और ये निरंतरता में किया जाता है। भैया ये साध्वी प्रज्ञा आज ही इस तरीके का बयान देंगी, उनको अजान से अभी उनको दिक्कत होने लगती है भैया जब चुनाव सर पर होते हैं। मेरी समझ के परे ये तमाम बातें कि इस तरीके के बयान सिर्फ उस वक्त क्यों आते हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस तरीके की बातें सामने आने लगती हैं, जबकि मेरा मानना यह, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं भैया, ना हिंदुत्व से, ना जात पात से, ना धर्म मजहब से हम लोग का ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पर होना चाहिए। और ये भटकाने के लिए ये नैरेटिव फेंके जाते हैं, तो इसमें ना मैं उलझने वाला हूं, ना मैं चाहूंगा कि कोई और इसमें उलझे। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। भाई ये उन्हीं नैरेटिव्स में से है, ये उन्हीं नैरेटिव्स में से है। और जो आज की तारीख में कई जिन्ना के समर्थक मुझे एकदम से देखने को मिल गए और मुझे तो ये तक भी पता चला कि भैया जेडीयू की ऑफिशियल लाइन भी यही है।
हाँ, उनके एमएलसी के माध्यम से ही मुझे ये पता चला कि ये उनकी ही लाइन नहीं, कि जेडीयू की ऑफिशियल लाइन ये है कि भैया वो मान रहे हैं कि जिन्ना ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया, ये किया। जैसा मैंने कहा कि बिना इन चीजों में भटके हुए, बिना जिन्ना में गए हुए, बिना हिंदुत्व में गए हुए, भैया हम लोग के मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? हर किसी को रोजगार मिल गया, 19 लाख रोजगार आ गया क्या? कि आज हम लोग जिन्ना पे बात करें, आज हम लोग हिंदुत्व पे बात करें? जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती हो गई क्या? जो छात्र सड़क पर घूम रहे हैं उनकी समस्या हल हो गई क्या? जिन शिक्षकों पे लाठी चल रही है उनकी समस्या हल हो गई क्या? कि आज हम लोग जिन्ना और हिंदुत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यही नैरेटिव है भैया जो बार बार हम लोग को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं भाषणों से चुनाव लड़ते हैं। उनके भाषणों में कभी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान ये मुद्दे आपको सुनाई नहीं देंगे। आज जो किसान हमारे इतने समय से सड़क पर बैठे हुए, उनका समस्या हल हो गई कि आज हम लोग हिंदुत्व और जिन्ना पे बात करें। तो नैरेटिव से भटकने मैं नहीं भटकूंगा, कम से कम मैं इतना जरूर कह रहा हूँ। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव, और आपकी पार्टी किन किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है? भाई हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन 2 राज्यों से हमारी राज्य इकाई की तरफ से लिखित तौर पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास ये प्रस्ताव आया है कि ये दोनों राज्य, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राज्य इकाई के पास है कि जिन जिन राज्यों में वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों राज्यों ने सहमति दिखाई है कि वहां पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी के राज्यों के बारे में भी जल्द फैसला। आप बस 1 सेकंड का समय और देते, मैं आपके इस पूरक प्रश्न पर आ ही रहा था, इसका जवाब आपके पूछने से पहले ही मैं दे रहा था। गठबंधन में चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। कई ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है। संभवतः अगर वो हमारी शर्तों पर, अगर वो गठबंधन होता है, और हमारी शर्तों पर मैं पुनः दोहराऊंगा, 2020 में भी गठबंधन इसीलिए टूटा क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कहीं पर मान्यता नहीं दी जा रही थी। तो अगर मेरी इश्यूज, मेरे एजेंडे, मेरे मुद्दों को ही अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो मेरा आपसे गठबंधन सिर्फ सीटों के तालमेल के लिए करना कोई मायने नहीं रखता। तो अगर हमारे एजेंडेस को अगर वहां पे प्राथमिकता दी जाती है तो ये गठबंधन होगा, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, 403 सीटों पर भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, सक्षम हैं। भाई फिलहाल क्षेत्रीय जिनसे मेरी बातचीत चल रही है मैं उन्हीं के बारे में आपके सामने अभी जवाब रख सकता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के साथ अभी कहीं पे कोई चर्चा ऐसी चल नहीं रही है, तो इसलिए उसके बारे में कहना देखिए, वहां पर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तर्ज पर ही, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा पलायन होता है। और पिछले 5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर रही, उसके बावजूद अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो कि वहां पर धरातल पर उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के विकास के लिए होने बाकी हैं। उसी को हम लोग अपने मैनिफेस्टो में, जो उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसी को हम लोग अंकित वहां पर कर रहे हैं। जो जो बिंदु बाकी हैं वहां पर विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको हम लोग अंकित कर रहे हैं, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या किसानों से जुड़े हुए हो। तो इन तमाम बातों को हम लोग अंकित कर रहे हैं और यही एजेंडा होगा हम लोग का चुनाव में करने का। देखिए, फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। आपने कहा कि शराब तस्करों को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है, वो समीक्षा बैठक करने वाली है। स्वाभाविक सी बात है कि समीक्षा बैठक हवा ही होगा। बिल्कुल। क्या विपक्षी पार्टियों के साथ नीतीश कुमार को बैठना चाहिए? शराबबंदी बिहार में कैसे लागू हो, इस पर विचार विमर्श करना भाई, नीतीश कुमार जी पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ बैठ जाएं तो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। अधिकारियों की चंगुल से तो बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं बैठते, अपने गठबंधन के नेताओं के साथ नहीं बैठते, तो विपक्ष के साथ तो क्या ही बैठेंगे भगवान जाने। विपक्ष के साथ अगर वो बैठते हैं और अगर हम लोग को बुलाया जाता है तो तमाम तरीके के सुझाव हम लोग की तरफ से भी दिए जाएंगे कि भैया आप ही के बनाए हुए इस कानून को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सके। भाई, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं, पर कम से कम पहल भी तो हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आप भैया बंद कमरे में 4 अधिकारियों से ही मंत्रणा करके सरकार चलाते रहेंगे, तो ऐसे में ना विपक्ष की बात आप सुनेंगे, ना अपने गठबंधन के साथियों की बात आप सुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।